हमें माफ कर दीजिए। बस कीजिए महाराज, आपने जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। आपने आज एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है। मैं आपको और आपके होने वाले बच्चे को श्राप देती हूँ कि वो आप इंसानों जैसा नहीं होगा और सभी उस बच्चे से नफरत करेंगे। उसका जन्म भले ही इंसानों में होगा, लेकिन वो एक पशु में गिना जाएगा। दूर किसी राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह का राज था, जहाँ की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। महाराज हमेशा अपनी प्रजा के हित का फैसला ही सुनाया करते थे। एक दिन महाराज महारानी के साथ शिकार पर जाते हैं। महारानी अवंतिका उस वक्त गर्भवती थी। महारानी, महारानी, आपको इस अवस्था में शिकार पर नहीं आना चाहिए था। आपको तो मालूम ही है ना महाराज, हमें शिकार पर जाना कितना पसंद है, तो भला हम कैसे रोक सकते हैं खुद को। और हमारी भी आपके आगे एक नहीं चलती है। महाराज वहाँ देखिए, एक हिरन का बच्चा। आज मुझे हिरन का मांस खाना है। एक बार बचपन में ही खाया था तो बहुत स्वादिष्ट लगा था। आप हमारे लिए उस हिरन के बच्चे का शिकार करेंगे ना महाराज? बस इतनी सी बात। अभी रुकिए, हम आपके लिए एक हिरन के बच्चे का शिकार करके आते हैं। जैसे ही महाराज उस हिरन के बच्चे पर निशाना साधते हैं, उनका निशाना चूक जाता है। लगता है ये बच्चा बहुत शातिर है, लेकिन हम भी जिद्दी हैं। अब तो हम इसका शिकार करके ही रहेंगे। इतना कहकर महाराज उन हिरन के बच्चे के पीछे चल देते हैं, लेकिन वो हिरन हर बार महाराज के निशाने से बच निकलता है। एक बार महाराज पूरा ध्यान लगाकर उस हिरन के बच्चे को पानी पीता हुआ देख उस पर निशाना लगा देते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे के सामने उसकी माँ आ जाती है और वो तीर हिरन की माँ को लग जाता है और बच्चा वहाँ से भाग जाता है। ये क्या? ये तीर तो दूसरे हिरन को लग गया। कोई बात नहीं, बच्चा हो या बड़ा, हिरन तो हिरन है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर महाराज उस हिरन के पास आते हैं तो हिरन अपनी आखिरी सांस ले रही थी। तभी अचानक एक आवाज आती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई नहीं है। ये मेरी आवाज है, जिसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए जान से मारने की कोशिश की। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में एक बोलने वाला हिरन हो? हाँ महाराज, मैं आप इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, लेकिन आप जैसे स्वार्थी लोगों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी को हिरन के बच्चे का मांस खाना था। हमें माफ कर दीजिए। बस कीजिए महाराज, आपने जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। आपने आज एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है। मैं आपको और आपके होने वाले बच्चे को श्राप देती हूँ कि वो आप इंसानों जैसा नहीं होगा और सभी उस बच्चे से नफरत करेंगे। उसका जन्म भले ही इंसानों में होगा, लेकिन वो एक पशु में गिना जाएगा। आप तो एक माँ हैं, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद हम अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान और बेगुनाह की जान नहीं लेंगे। माफ कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकती। मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपके घर एक अनोखी राजकुमारी का जन्म होगा। उसके बाद आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। वो राजकुमारी मन से इंसान होगी और जन्म से एक पशु। उसका ये श्राप तभी टूटेगा जब एक जाबाज राजकुमार उससे विवाह करके उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लेकिन वो कौन होगा? हे भगवान, ये तो मर गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महाराज! अचानक महाराज को महारानी के चिल्लाने की आवाज आती है और महाराज दौड़कर महारानी के पास जाते हैं, जो दर्द से तड़प रही थी। क्या हुआ महारानी?
आप ठीक तो है ना? महाराज, लगता है हमारे बच्चे के जन्म का वक्त आ गया है। हमें जल्दी से महल ले चलिए। सैनिक, जल्दी से महल की ओर चलो। सभी महल की ओर बढ़ते हैं। जहाँ महारानी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उस बच्ची को देख सब हैरान थे, क्योंकि उस बच्ची का आधा शरीर इंसान का था और उसका आधा चेहरा एक हिरन की तरह दिख रहा था। राज्य में सब तरह तरह की बातें शुरू कर रहे थे। तुमने सुना, महाराज के घर बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन वो हम जैसी इंसान नहीं है। उसका चेहरा एक हिरन की तरह है। मुझे तो लगता है ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई श्रापित शैतान या चुड़ैल है। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं तो उसका चेहरा दूर से ही देखकर दोबारा उसके करीब नहीं गई। भगवान ही जाने महाराज और महारानी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उनके घर ऐसी अनोखी राजकुमारी ने जन्म लिया है। खैर, हमें क्या करना। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। अब महारानी और महाराज उस बच्चे का चेहरा देखते हैं तो वो भी ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी ऐसे कैसे हो सकती है महाराज? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। महारानी, ये सब हमारे कर्मों का फल है, जिसकी सजा इस छोटी सी बच्ची को मिल रही है। कौन से कर्म, कौन सी सजा, हम समझे नहीं महाराज। महारानी के सवाल पर महाराज उन्हें पूरा सच बताते हैं, जिसे सुन महारानी कहती है, एक बच्चे को उससे दूर करने की सजा तो मौत से भी पूरी नहीं होती। भगवान का शुक्र है कि हमारी बच्ची हमारे पास है। हमने जो किया उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। इस बच्ची को क्यों ही मिल रही है? अब ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी क्या? महारानी, आप चिंतित मत होइए, हम इसका कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे और आखिरकार ये हमारी ही बच्ची है। हम इसे खुद से दूर भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ महाराज की पहली और दूसरी रानियां भी आ जाती है और अनोखी राजकुमारी को देखकर कहती है, हे भगवान, ये कैसी बच्ची है? मुझे तो इसका मुंह देखकर डर लग रहा है। हो ना हो, ये जरूर छोटी रानी की कोई बुरी कर्म होंगे, तभी तो। आप दोनों चुप हो जाएं। ऐसे वक्त में आपको महारानी का साथ देना चाहिए, उन्हें दिलासा देना चाहिए और आप गैरों की तरह व्यवहार कर रही हैं। अगर दिलासा नहीं दे सकती तो यहाँ से बाहर चली जाएं। हमें यहाँ से जाना चाहिए, चलो यहाँ से। महाराज की पहली पत्नी और दूसरी पत्नी महारानी से हमेशा ईर्ष्या करती थी, क्योंकि महाराज सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते थे। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि एक दिन महाराज के पास उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं, महाराज, पूरे राज्य में हमारी अनोखी राजकुमारी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई उन्हें श्रापित कहता है तो कोई उन्हें चुड़ैल बताता है, और कुछ लोग तो कहते हैं ऐसी राजकुमारी को महल में नहीं रहना चाहिए, वरना महल बर्बाद हो जाएगा। ये कैसी बेतुकी बातें हैं? हम ऐसी किसी अफवाह पर यकीन नहीं करते। महाराज, मामला बहुत गंभीर है। राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी सत्ता पलटना चाहते हैं। वो आपकी बस एक कमजोरी ढूंढ रहे हैं, जिसके जरिए वो गांव वालों को आपके खिलाफ कर सकें। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आप कुछ वर्षों के लिए महारानी और राजकुमारी को गांव वालों के साथ राज्य में आम व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत करने का आदेश दे दीजिए। जब मामला ठंडा हो जाएगा, आप महारानी और राजकुमारी को वापस महल बुला लेना। हम अपनी अनोखी राजकुमारी से बहुत प्रेम करते हैं। हम एक पल भी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, लेकिन सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आप राज्य में महारानी और राजकुमारी के रहने का अच्छे से अच्छा बंदोबस्त करें। ठीक है। ना चाहते हुए भी महाराज को अपनी राजकुमारी और महारानी को महल से बाहर करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराज हर दिन महारानी और राजकुमारी से मिलने जाया करते थे। इस बात से महाराज की दोनों रानियां हमेशा नाराज रहती थी। देख रही हो मधु, हमने उस हिरनी की शक्ल वाली श्रापित राजकुमारी को
और उसकी माँ को महल से बाहर इसलिए करवाया था ताकि वो उन दोनों को भूल जाए। लेकिन महाराज तो खुद पूरा दिन अपना राजपाट छोड़कर उस छोटे से घर में पड़े रहते हैं। दीदी, मुझे तो लगता है महाराज हमसे प्रेम ही नहीं करते, ना ही हमारे बच्चों से। हमारे भी दो, एक पुत्र और एक पुत्री है, और आपके भी एक पुत्र और पुत्री है। महाराज ने उन्हें तो कभी इतना वक्त नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो इंदुमती, जैसे उन दोनों को इस महल से बाहर निकलवाया है, वैसे ही एक दिन इस दुनिया से भी निकलवा देंगे। कुछ वक्त गुजरता है और महाराज की अनोखी राजकुमारी पूरे 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रिका अपनी माँ से सवाल करती हुई कहती है, माँ, आप महाराज यानी पिताजी की पत्नी हैं और मैं पिताजी की सबसे प्यारी बेटी हूँ। फिर वो हमें अपने साथ उस बड़े महल में क्यों नहीं ले जाते? अच्छा, तुम्हें उस बड़े महल में जाना है, लेकिन क्यों? यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, लेकिन यहाँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता। महल में तो मेरे भाई बहन और भी लोग हैं, मैं वहाँ उनके साथ खेलूंगी तो कितना मजा आएगा ना। नहीं बेटी, तुम वहाँ नहीं जा सकती। जब सही वक्त आएगा तो हम खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे। माँ, क्या मैं बाकी सबसे बहुत अलग हूँ, इसलिए हमें महल छोड़कर यहाँ इस छोटे से घर में रहना पड़ता है? क्या इसलिए बच्चे मुझे हिरन और आदि इंसान कहकर चिढ़ाते हैं? नहीं बेटी, वो सब तुमसे चिढ़ते हैं क्योंकि उनका मुख तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है ना, इसलिए वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। महारानी हर दिन अनोखी राजकुमारी चंद्रिका को कोई न कोई नया बहाना देकर उसे बाकी लोगों से खास होने का एहसास दिलाती थी। दूसरी ओर राज्य में कोई भी चंद्रिका से उसके चेहरे की वजह से ना तो कोई उससे बात करता था, ना ही उसके साथ खेलता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, राज्य की एक लड़की चंद्रिका की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। 10 साल गुजर जाते हैं और एक दिन चंद्रिका और मुस्कान नदी किनारे बैठे होते हैं और मुस्कान चंद्रिका को देखकर कहती है, राजकुमारी, आप आज उदास लग रही हैं, क्या बात है? पूरे 20 साल गुजर गए, लेकिन आज तक मैंने महल को बस बाहर से देखा है, अंदर से नहीं। मैं उस महल की राजकुमारी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उस महल में नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात मेरी प्यारी राजकुमारी, आपको महल देखना है? चलो, आज महल में राजकुमारियों का स्वयंवर है, जहाँ दूर दूर से महान योद्धा आएंगे और तो और गांव वाले भी इस स्वयंवर को देखने जा रहे हैं। चलो, हम भी चलते हैं। हाँ, मुझे भी जाना है, लेकिन पहले मुझे माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर उन्हें पता चला कि मैं बिन बताए उस स्वयंवर में चली गई हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। चंद्रिका घर जाकर महारानी से महल जाने की जिद करती है। माँ, आज महल में हमारी बहनों का स्वयंवर है, क्या हम देखने जा सकते हैं? नहीं बेटी, तुम वहाँ मत जाओ। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं जा सकती? आखिर मेरी बहनों का स्वयंवर है, मुझे जाना है। चंद्रिका जिद करने लगती है और उसकी जिद के आगे महारानी को हार माननी पड़ती है और वो उसे स्वयंवर दूर से देखने की इजाजत दे देती है। राजकुमारी अपनी सहेली के साथ महल चली जाती है और अनजान बनकर समारोह देखने लगती है। सुनो सुनो सुनो, आज महाराज वीरेंद्र सिंह की दोनों पुत्रियों का विवाह है, जहां जिनसे विवाह करने के लिए दूर दूर से महान योद्धा और राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में 3 प्रतियोगिताएं होंगी। जो राजकुमार अपने बल और बुद्धि का इस्तेमाल करके इस परीक्षा में पास होगा, वही राजकुमारी से विवाह करेगा। महाराज के आदेश पर स्वयंवर आरंभ किया जाता है और 3 चरण में प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले चरण में सभी राजकुमारों को बेकाबू हाथियों को काबू करने को कहा जाता है। ये हाथी हमारे राज्य के सबसे बेकाबू हाथी हैं। आज तक इन्हें कोई भी अपने काबू में नहीं कर पाया है। जो राजकुमार इस हाथी को अपनी ताकत से काबू कर लेगा, वो अगले चरण में पहुंच जाएगा। महाराज के आदेश पर पहला चरण शुरू हो जाता है। सभी राजकुमार अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन सिर्फ 5 राजकुमार इस चरण को पार कर पाते हैं, जिसके बाद अगला चरण शुरू किया जाता है। ये चरण और मुश्किल होने वाला है। जो राजकुमार अपनी सूझबूझ से इस पहेली को सुलझा लेंगे, वो अगले और आखिरी चरण में पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां 5 राजकुमारों को
एक तस्वीर के 10 हिस्से दिए जाते हैं, जिन्हें जोड़कर उनका नाम बताना होता है। सभी राजकुमार मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही राजकुमार इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित होता है, और वो है राजकुमार वीर। ये क्या, बाकी के चारों राजकुमार इस चरण को पार नहीं कर पाए? सिर्फ एक ही महान योद्धा राजकुमार वीर इस चरण में आगे हैं। महाराज, ये क्या हुआ? सिर्फ एक ही राजकुमार इस प्रतियोगिता के लिए अगले चरण में पहुंचा है। हम नहीं चाहते कि दोनों राजकुमारियां एक ही राजकुमार से विवाह करें। अब सही है, हम कुछ करते हैं। ये नजारा देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? क्या दोनों राजकुमारियों को एक ही राजकुमार से शादी करनी होगी? हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हमारे पिताजी इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये राजकुमार बाकी सभी राजकुमारों से कितना सुंदर और कुशल है ना। काश ये राजकुमार आपका वर होता, राजकुमारी चंद्रिका। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? भगवान ने जिसके साथ जिसकी जोड़ी बनाई है उसे वही मिलता है। न जाने हमारी किस्मत में कोई होगा भी या नहीं। दूसरी ओर महाराज ये मुकाबला देख कहते हैं, हमें लगता है ये मुकाबला काफी पेचीदा हो गया है। हमारी दोनों ही पुत्रियों को आप जैसा महान राजकुमार जैसा पति चाहिए, तो हम चाहते हैं आप हमारी दोनों पुत्रियों से विवाह करें। माफ करना महाराज, हम नहीं चाहते कि हम दो लड़कियों से शादी करें और बाद में वो दोनों ईर्ष्या की पात्र बन जाए। हम यहाँ एक ही राजकुमारी से विवाह करने आए थे और एक ही से विवाह करेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। आप हमारी कौन सी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे? क्योंकि हमें यकीन है हमारी दोनों ही राजकुमारी आपको अपने वर के रूप में पाकर बहुत खुश रहेंगी। महाराज, हम नहीं चाहते कि किसी को खुद से चुनकर किसी एक का दिल दुखाएं। तो अब क्या किया जाए? महाराज, हम अपनी आंख पर एक कपड़ा बांधेंगे और फिर अपने फूलों के इस धनुष से एक वरमाला से बंधा बाण तानकर राजकुमारी की ओर निशाना लगाएंगे। जिस भी राजकुमारी के गले में ये माला जाएगी, हम उन्हीं से विवाह करेंगे। अति उत्तम, जल्द से जल्द इस अनोखे विवाह की तैयारी की जाए। महाराज के आदेश पर यह आखिरी मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसके बाद राजकुमार अपनी आंखें बंद कर तीर कमान चलाते हैं, जिस पर वरमाला बंधी हुई थी। जैसे ही राजकुमार तीर छोड़ते हैं, वरमाला राजकुमारियों की ओर न जाकर प्रजा में बैठी अनोखी राजकुमारी के गले में पड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? राजकुमार, लगता है आपका निशाना चूक रहा है। माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा निशाना चुका है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। राजकुमार एक बार फिर से अपने तीर कमान हाथ में लिए आंख बंद करके दोनों राजकुमारी की ओर तीर चलाता है, लेकिन इस बार भी तीर घूमकर अनोखी राजकुमारी की ओर बढ़ जाता है और वरमाला उसके गले में पड़ जाती है। ये देख फिर से सब हैरान हो जाते हैं। इस बार महाराज नाराज होकर कहते हैं, हमें लगता है आप ये विवाह करना ही नहीं चाहते राजकुमार वीर, तभी आप बार बार गलत निशाना लगा रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। हमें नहीं मालूम ऐसा कैसे हो रहा है, बल्कि हम तो अपने राज्य में सबसे बड़े तीरंदाज हैं। हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर इस बार भी निशाना चूका तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे खुद पता करना होगा कि ये तीर आखिर जा कहाँ रहा है। इतना कहकर राजकुमार एक बार फिर से अपना तीर छोड़ता है। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी तीर घूमकर अनोखी राजकुमारी की ओर जाता है। ये देख राजकुमार खुद उस तीर के पीछे दौड़ते हुए जाते हैं और अनोखी राजकुमारी के पास वो तीर पहुंच जाता है। आप तो इस राज्य की सबसे छोटी राजकुमारी है ना, जिसे सभी अनोखी राजकुमारी के नाम से जानते हैं? जी राजकुमार, लेकिन सच में हमें नहीं मालूम ये वरमाला बार बार हमारे गले में कैसे पड़ी जा रही है। तभी वहाँ महाराज और बाकी सभी आते हैं और अनोखी राजकुमारी को देखकर कहते हैं, बेटी चंद्रिका, तुम यहाँ ऐसे? हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमारा ये विवाह देखने का बहुत मन था, इसलिए हम यहाँ आ गए आपको बिना बताए। अच्छा, तो ये वरमाला हमारी प्यारी राजकुमारी के गले में पड़ रही थी। देख रही हो दीदी, मैं कहती थी ना, चंद्रिका कोई काला जादू करती है। एक तो इसका चेहरा पहले से ही हम इंसानों से अलग है, और अब ये अपने काले जादू का इस्तेमाल करके हमारी बेटी के वर को छीनना भी चाहती है।
नहीं माँ, मुझे सच में नहीं मालूम ये वरमाला मेरे गले में बार बार कैसे आ रही है। महाराज, मैं आपसे आपकी बेटी चंद्रिका से विवाह करने की इजाजत चाहता हूँ। ये चाहे कैसी भी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भगवान ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी अनोखी राजकुमारी के गले में मेरी वरमाला बार बार पड़ रही है। ये भगवान का ही इशारा है कि मैं इनसे विवाह करूं। आज आपने हमारा दिल जीत लिया राजकुमार। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा वर मिल रहा है। जिसके बाद राजकुमार वीर चंद्रिका से शादी कर लेता है और शादी के बाद चंद्रिका की माँ को महल में वापस बुला लिया जाता है और महाराज वीर से कहते हैं, राजकुमार, आप हमारे दामाद हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ दिन हमारे महल में ही रहें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन कुछ दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी राजकुमार, कहिए, क्या पूछना है? आपकी बेटी चंद्रिका बाकी सभी इंसानों से इतनी अलग कैसे है? यानी वो एक हिरण जैसी कैसे हो गई? मुझे मालूम है इसके पीछे जरूर कोई राज है। राजकुमार, आपने हमारे मन की बात पूछ ली। हम आपको ये सच बताना चाहते हैं। कैसा सच महाराज? राजकुमार वीर के सवाल पर महाराज सालों पुराना किस्सा राजकुमार वीर को बताते हैं, जिसे सुन वीर कहता है, महाराज, राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करने का कोई न कोई उपाय तो होगा। उपाय है? मुझे बताए महाराज, क्या उपाय है? मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी करूंगा। उस मायावी हिरण ने मरने से पहले कहा था कि एक जाबाज राजकुमार हमारी बेटी से विवाह करेगा और अपनी जान की बाजी लगा देगा, तभी मेरी बेटी इस श्राप से मुक्त होगी। मैं हर संभव प्रयास करने के लिए राजी हूँ, आप चिंता मत कीजिए महाराज। अगले दिन वीर जब जंगल की ओर जाता है तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है, पानी पानी। ऐसा लगता है यहाँ कोई प्यासा है। इतना कहकर वीर थोड़ा आगे जाकर देखता है जहाँ एक चिड़िया जख्मी पड़ी हुई थी। पानी पानी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये चिड़िया बोल रही है। इसे तो प्यास लगी है, इसे पानी पिलाना होगा। इतना कहकर वीर जल्दी से उस चिड़िया के लिए एक पत्ते में पानी भर के लाता है और उस चिड़िया की प्यास बुझाता है। इतना ही नहीं, उसके जख्म पर औषधि से मरहम भी लगाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार वीर। तुम एक बोलने वाली चिड़िया हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम अनोखी राजकुमारी के पति हो ना? अनोखी राजकुमारी को इंसानों से लेकर जानवर सभी ही लोकप्रिय है। वो मन की बहुत अच्छी है और उनसे जुड़े हर इंसान को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आपको चिंतित लग रहे हैं। हाँ, मैं अपनी पत्नी यानी अपनी अनोखी राजकुमारी को ठीक करना चाहता हूँ ताकि वो भी बाकी इंसानों की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। क्या तुम्हें इसका कोई उपाय मालूम है? आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जंगल का कोई ऐसा राज नहीं जो मुझे मालूम ना हो और कोई ऐसी पहेली नहीं जिसका हल मेरे पास ना हो। अच्छा, तो तुम ही बताओ, राजकुमारी को ठीक कैसे किया जाए? उसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। इतना कहकर चिड़िया उड़कर वीर को एक पेड़ के पास ले जाती है और कहती है, ये एक मायावी पेड़ है जिसके पीछे एक अनोखी दुनिया है। क्या? एक अनोखी दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार, आप जिस पेड़ को देख रहे हैं वो कोई साधारण पेड़ नहीं, ये एक मायावी पेड़ है जिसके पीछे एक दुनिया है, जादू की दुनिया, जहाँ आपको इस दुनिया के बिल्कुल परे चीजें मिलेंगी। जैसे इस दुनिया में इंसान रहते हैं और उस दुनिया में जानवर रहते हैं, जहाँ सभी मायावी है। लेकिन मुझे वहाँ जाकर क्या करना होगा? आपको उस दुनिया में जाकर उस दुनिया के राजा शेरा से एक नीलम लेकर आना होगा और उस नीलम को लाने के बाद आपको उसे पानी में मिलाकर राजकुमारी को उस पानी को पिलाना होगा, जिससे राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आप जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। राजकुमार, आपको उस नीलम को हासिल करने के लिए राजा की 2 शर्तें पूरी करनी होगी, तभी वो राजा अपने राज्य की कीमती चीज यानी नीलम आपको देगा। राजकुमारी को ठीक करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी करने के लिए राजी हूँ। मुझे आप पर पूरा यकीन है राजकुमार। आप ये माला अपने गले में डाल लीजिए, इसके जरिए आप इस दुनिया से उस दुनिया में आ जा सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी ये माला खो गई तो आपका इस दुनिया में वापस आना नामुमकिन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं विजय हासिल करके वापस लौटूंगा। इतना कहकर राजकुमार माला धारण करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखता है कि बहुत सारे जानवर इंसानों की तरह जीवन जी रहे थे। सभी ने कपड़े पहने हुए थे। ये देख राजकुमार वीर बहुत हैरान हो जाता है। ये कैसी दुनिया है ना, यहाँ तो सभी जानवर बिल्कुल इंसानों की तरह कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। तभी वीर पर एक बंदर की नजर पड़ती है और उसे वो देखकर कहता है, अरे अरे, ये कैसा जानवर है? देखो तो, मैंने ऐसा प्राणी पहली बार देखा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इसका शरीर तो हमसे भी अलग है और इसकी चमड़ी भी हमारे जैसी नहीं है। कहीं ये हमारी धरती के लिए खतरा तो नहीं? ये आप सब क्या कह रहे हैं? आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। ये तो हमारी तरह बोल भी रहा है। इसे पकड़ो। सभी जानवर वीर को बंदी बना लेते हैं और महाराज के पास ले जाते हैं, जहां सभी गांव के जानवर जमा होकर राजकुमार को घूरते हैं। लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा मानव देखा था। यानी वो आ गया। महाराज क्षमा करें, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें वो नीलम चाहिए, उस अनोखी राजकुमारी को ठीक करने के लिए। आपको कैसे मालूम महाराज? ये बातें बाद में हो जाएगी। पहले तुम ये बताओ, उस नीलम को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम? अगर मुझे उस नीलम को पाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, मैं वो भी करूंगा। ठीक है, उस नीलम को पाने के लिए तुम्हें 2 परीक्षाएं देनी पड़ेगी, तभी तुम उस नीलम को लेकर जा सकते हो। तुम जैसे न जाने कितने वीर योद्धा आए हैं उस नीलम को ले जाने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। एक आखिरी बार तुम भी आजमा कर देख लो। अगर तुम उस नीलम को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे राज्य के सबसे जाबाज योद्धा को हराना होगा। परंतु अगर तुम हार गए तो तुम्हें आजीवन हमारा गुलाम बनकर यहीं रहना होगा। मुझे मंजूर है, आप बस बताओ मुझे क्या करना है। हमें मंजूर है। इतना कहकर वीर शेरा की बात मानकर उनके सबसे जाबाज योद्धा से अस्त्र युद्ध करने के लिए मान जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे हराना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी वीर अपनी जी जान से उस योद्धा से लड़ते हैं और उसे धूल चटा देते हैं। बहुत खूब। आज से पहले हमारे इस योद्धा को कोई नहीं हरा सका, लेकिन जो किसी से नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया। कहना पड़ेगा आप सच में बहुत ताकतवर हैं। धन्यवाद महाराज। अब आपकी आखिरी परीक्षा क्या है? अब दूसरी परीक्षा है। आपको वो झरना नजर आ रहा है? जी महाराज। उस झरने के पीछे एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता है, जिसके पास एक जादुई मोर पंख है। अगर तुम वो मोर पंख ले आते हो तो तुम्हें ये नीलम मिल जाएगा। मैं अपने जान लगा दूंगा वो मोर पंख लाने में। इतना कहकर वीर उस झरने की ओर चल देता है। झरने के नीचे एक गुफा थी, जिसके अंदर बहुत अंधेरा था और काफी सारे जानवर के कंकाल थे। राजकुमार वीर धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ता है। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ने से वो जाल में फंस जाता है। लगता है किसी ने यहाँ जाल बिछाया था, लेकिन क्यों? तभी किसी के हंसने की आवाज आती है और एक आदमी वीर की ओर आगे बढ़ता है। लगता है आज के खाने का इंतजाम हो गया है। आज कौन आया होगा? बकरी, बंदर या कुछ और? अरे ये तो एक इंसान है, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान कैसे? तुम तो एक मानव हो। अरे मैंने तो गलत इंसान को पकड़ लिया। मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन तुम तो एक इंसान हो। और यहाँ इस दुनिया में तुम कैसे आए? पहले मुझे खोलिए तो, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। वीर के कहने पर वो इंसान उसे खोल देता है। तुम यहाँ कैसे आए और कब से हो? मैं यहाँ मुझे भी नहीं मालूम कितने वर्षों से हूँ, लेकिन मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। मेरे परिवारजन मुझे तलाश रहे होंगे। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? बहुत समय पहले मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था।
तभी मैंने एक अजीब पेड़ देखा जहां कुछ जानवर अंदर जा रहे थे और उनके पीछे मैं भी उस पेड़ के इस पार आ गया और यहाँ आकर देखा तो सभी चीजें बिल्कुल उलट थी। फिर जब मैं इस राज्य में आया तो यहाँ के सभी जानवर मुझे देखकर हैरान हो गए और उन्होंने सोचा मैं कोई दूसरी दुनिया का राक्षस हूं और फिर वो सब मेरी जान के दुश्मन बन गए। तब से मैं यहाँ इस गुफा में हूँ और जब भी कोई जानवर यहाँ आता है तो मैं उसे अपना भोजन बनाकर खाता हूँ। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम जानवर को मारना सही नहीं है। जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था और मैं इस राज्य के राजा के महल पहुंच गया जहां मुझे ये मोर पंख नजर आया। तभी मुझे राजा ने उसे लेते हुए देख लिया और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ छुप गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये एक जादुई मोर पंख है। वो पंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ अपनी दुनिया में वापस। क्या सच में मैं अपने घर वापस जाऊंगा? हाँ, तुम वापस जाओगे। वीर उस आदमी से मोर पंख लेकर राजा के महल आ जाता है और राजा को पूरी घटना बताता है, जहां राजा वीर की दोनों परीक्षा पूरी होने की वजह से उसे इनाम में नीलम दे देता है। आप एक महान योद्धा हैं और काफी समझदार भी। उसके बदले हम आपको अपने राज्य का सबसे कीमती और अनमोल ये नीलम इनाम में देते हैं। आप भी एक बहुत अच्छे महाराज हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब हम चलते हैं। वीर उस आदमी का हाथ पकड़कर अपने साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जीते जी मेरी दुनिया दिखा दी जहां मेरे अपने हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं। उस आदमी के जाने के बाद वीर महल वापस लौट आता है, जहां वो राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, ये लीजिए, इस पानी को पी लीजिए। परंतु इसमें क्या है राजकुमार? इस पानी का चमत्कार देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। राजकुमार वीर के कहने पर राजकुमारी नीलम वाला पानी पी लेती है। इसके बाद एक सुनहरा उजाला प्रकाशित होता है और राजकुमारी एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। ये सब कैसे हुआ? मैं आपकी तरह इंसान के रूप में? जी राजकुमारी, मेरी मेहनत सफल रही। इतना कहकर राजकुमार राजकुमारी को पूरी बातें बताता है। ये सब सुनकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर महाराज और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो राजकुमारी का ये सुंदर सा रूप देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें पूरा यकीन था कि आप हमारी पुत्री को एक नया जीवन दान देने में सफल रहेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। चंद्रिका हमारी पत्नी है और उनके तन मन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। राजकुमार वीर अपनी पत्नी और अनोखी राजकुमारी चंद्रिका को अपने साथ लेकर अपने राज्य चले जाते हैं और वो लोग अपना खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आप बड़े होकर भी मोरल स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करके अपना नाम लिखा होगा तो हमारी अगली वीडियो में उनका नाम चुने जाएंगे। इसलिए गुड्डू टीवी हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह स्क्रीन पर आई नई कहानी देखना ना भूले।